हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। कल हमारा जो लेक्चर चला था, हम लोगों ने कल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अपनी पूरी बात आप लोगों से की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थापित होने के पीछे क्या कारण था। आज अपनी चर्चा उससे आगे हम लोग करते हैं। आज हम दो कंपनियों पे चर्चा होनी है हमारी, एक तो डेनिश कंपनी पे और फ्रांसीसी पे। तो पहली चर्चा हम लोग डेनिश कंपनी की करते हैं। तो डेनिश कंपनी के बारे में थोड़ी बात समझ लें कि डेनिश कंपनी जो है कैसे भारत आई और क्या इसका भारत में स्थान बन पाया। देखो, अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश आए 1616 में। अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश आ गए 1616 में। और ये जब आए भारत में तो इन्होंने पहला जो अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया वो 1620 में तंजौर तमिलनाडु के पास स्थापित किया। और दूसरी कोठी इन्होंने स्थापित किया बंगाल में, बंगाल के श्री रामपुर में इन्होंने दूसरी कोठी स्थापित किया 1676 में। तो दो बातें यहाँ पे समझनी है कि पहले तो ये आए अंग्रेजों के बाद, और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने 1620 में तमिलनाडु में अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर में स्थापित किया 1620 में, और दूसरी फैक्ट्री जो है स्थापित किया आपने देखा कि बंगाल में श्री रामपुर में 1676 में। इनके साथ एक बात है, आप देखोगे कि भारत में लगभग 25 वर्ष तक रहे। 25 वर्षों का इनका एक समय रहा भारत में, और इन 25 वर्षों में बहुत कुछ यहाँ से अचीव नहीं कर पाए। और ये अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों की जो कूटनीतिक चालें थी, जो उनकी प्रतिस्पर्धा की क्षमता थी, उसके सामने ये टिक नहीं पाए। और कुछ ही समय के बाद इनको भारत छोड़ना पड़ा, और इनको लगातार व्यापार में हानि हो रही थी, क्योंकि इनके सामने जो व्यक्ति है या जो अन्य जो यूरोपीय कंपनी है वो ज़्यादा शक्तिशाली थी। इसलिए इन्होंने 1745 तक जाते जाते अपने सभी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों के हाथ बहुत कम दामों पर बेचकर ये चले गए। तो यही इनकी कहानी है कि मतलब ये आए अंग्रेजों के बाद 1600, आपने देखा कि 1616 में भारत आए। तो पहली बात अगर आप देख लें तो 1616 में भारत आए, ठीक है, अंग्रेजों के बाद। और दूसरी चीज 1620 में इन्होंने तमिलनाडु के त्रावणकोर, तमिलनाडु के तंजौर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है, पहली फैक्ट्री स्थापित की। दूसरी बात 1676 में इन्होंने बंगाल के श्री रामपुर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया। चलिए, ये बात, इतनी बातें मैंने आपको बताई। बस इसमें एक चीज आपको समझना है कि और 1745 तक ऐसी परिस्थितियां बन गई कि इन्हें भारत से जाना पड़ा। और 1745 में सभी फैक्ट्रियों को बेचकर भारत छोड़ना पड़ा। इसके पीछे जो मुख्य कारण था, मैंने आपको बताया कि ये जब यहां आए तो यहां पे अंग्रेज बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे। अंग्रेजों के प्रभाव को ये ओवरकम नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने इनको हर जगह कूटनीतिक स्तर पे भी इनको हर जगह जो है परास्त करते रहे।
और जिसका परिणाम ये निकला कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को यहाँ स्थापित नहीं कर पाए और इनको व्यापार में भी नुकसान होता रहा और इसलिए बहुत कम दामों पर इन्होंने 1745 में अपनी सभी भारतीय कंपनियां जो व्यापारिक कोठियां थी अंग्रेजों को बेचकर ये भारत से बाहर चले गए। ये इतनी बात केवल डेनिश पे है, इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी ये सबसे आखिरी में भारत में आए और इनका अंग्रेजों के साथ एक बड़ा संघर्ष भी चला जिसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। 3 युद्ध हुए थे, अभी हम आगे बताएंगे उसमें कि क्या क्या मामला रहा। देखो, फ्रांसीसियों के बारे में पहले एक पूरी बात समझ लो, फिर उसके बाद कुछ चीज़ें फ्रेम कर देंगे, उसको आप नोट कर लीजिएगा। आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको पहले एक स्टोरी का एक वो रहता है कि स्टोरी के तहत पहले आप उस चीज़ के साथ अपनी लिंकिंग बिठा लीजिए। जब आप लिंकिंग बिठाते जाओगे तो एक पे एक चीज़ें जो है आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, हर जगह एनसीईआरटी में भी वही बातें हैं, बुक्स में भी वही है। हम लोग जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो उसके पढ़ाने से क्या होता है कि वो चीज़ आपके दिमाग में सीधे जाती है। तो सीधे अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसको पहले आपकी समझ बन जाए, तो समझ बन जाएगी तो एक बेहतर अप्रोच आपका यहाँ पे डेवलप होगा। भारत में यूरोपीय जितने व्यापारी आए उन सभी व्यापारियों में जो फ्रांसीसी हैं वो सबसे आखिरी में आए। और ये आप देखोगे कि कुछ लोग जो थे फ्रांस में उन्होंने महसूस किया, जैसे हेनरी फोर्थ एक व्यक्ति है वहाँ पे, हेनरी फोर्थ ने, रिचलू ने, कोलबर्ट जो वहाँ पे मंत्री था उसने, इन लोगों ने ये महसूस किया कि दक्षिण पूर्व एशिया या पूर्वी देशों के व्यापार पे हमें भी ध्यान देना चाहिए। सभी यूरोपीय कंपनियां पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर रही हैं, क्या फ्रांसीसी नहीं करेंगे? तो इसलिए कोलबर्ट जैसे जो लोग हैं इसने अपने राजा लुई 14 को एडवाइस दिया कि आप भी पूर्वी देशों के व्यापार के साथ जो आपको व्यापार करना है उसके लिए एक कंपनी का गठन करिए। तो इसने लुई 14 को मोटिवेट किया और उस मोटिवेशन के बाद 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कोलबर्ट और हेनरी फोर्थ इन दोनों ने एडवाइस किया लुई 14 को और लुई 14 ने फिर क्या किया, यहां पे आप देखोगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में स्थापित किया। तो कोई प्रश्न बन सकता है यहां पे कि कोलबर्ट प्लस यहां पे हेनरी फोर्थ ने किसको एडवाइस किया? लुई 14 को एडवाइस किया, जो उस समय राजा था फ्रांस का। इसको एडवाइस किया तो इसने जो है 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है, ये मोटिवेशन मिला। तो यहां पर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। स्थापना हो गई, अच्छी बात है। और स्थापना होने के बाद इस कंपनी को यह कहा गया कि आपके ऊपर हमारा जो राजा है उसका प्रत्यक्ष एक नियंत्रण रहेगा और सरकार का पूरी तरह से आप सरकार के ही अंतर्गत रहेंगे। तो ये कंपनी ऐसी थी जो पूरी तरह से राजा के नियंत्रण में थी या सरकारी नियंत्रण में थी, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। और ये बोला गया कि 64 में बनी कंपनी, उसके 3 साल बाद एक अभियान दल, आप जानते हैं कि जब कोई कंपनी बन जाती है तो एक अभियान दल भेजा जाता है। तो अभियान दल 1667 में एक अभियान दल भेजा गया और अभियान दल में फ्रांसिस कैरो एक व्यक्ति है, फ्रांसिस कैरो, उसकी अध्यक्षता में यह अभियान दल आया। और जब यह अभियान दल आया तो इसमें एक व्यक्ति है इस्फहान।
इस्फहान नाम का व्यक्ति ईरान का था जो इसके साथ था। ये जो फ्रांसिस कैरो है उसके साथ ईरान का एक व्यक्ति इस्फहान है वो साथ में आया और उसने यहाँ पर आकर 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना किया। मतलब आप देखो यहाँ पे कि 1668 में पहला जो दल भेजा गया, पहला दल फ्रांसिस कैरो और सहायक इसमें कौन था? इस्फहान था। कहां का था? ईरान का था। ठीक है। और इसने फिर जो है सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना किया। पहली फैक्ट्री की स्थापना। ठीक है। पहली फैक्ट्री की स्थापना हो गई सूरत में। अब पहली फैक्ट्री जब सूरत में स्थापित हो गई तब आप देखो कि अब क्या हुआ। यहां पर कारखाना लग गया और फिर धीरे धीरे ये जो आया था इस्फहान ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त किया। इस्फहान नाम के व्यक्ति ने गोलकुंडा का जो सुल्तान था दक्षिण भारत में, उससे एक अधिकार पत्र प्राप्त किया और उस अधिकार पत्र के सहायता से 1669 में एक दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई पूर्वी तट पे, मुसलीपट्टनम। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको एक अधिकार पत्र मिला गोलकुंडा के सुल्तान से, तो 1669 में मुसलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना फ्रांसीसियों की हो गई। ठीक है। और फ्रांसिस मार्टिन को सूरत और मुसलीपट्टनम का जिम्मेदारी दिया गया कि भाई एक अधिकारी फ्रांसीसियों का था, फ्रांसिस मार्टिन, उसे कहा गया कि आप सूरत और मुसलीपट्टनम दोनों स्थानों पर आप अपनी जिम्मेदारियों को देखो कि कैसे फ्रांसीसी कंपनी का विस्तार किया जाए। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि फ्रांसिस कैरो भेजा गया, फिर बाद में फ्रांसिस मार्टिन को जिम्मेदारी दी गई सूरत और मुसलीपट्टनम की। ठीक है। अभी हम उसको फ्रेम कर देंगे, पहले सुनते जाइए। फ्रांसिस मार्टिन ने यह प्रयास करना शुरू किया कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति का कैसे विस्तार किया जाए। भारत में शक्ति का कैसे विस्तार किया जाए, तो उसने जो है 1672 में तंजाउर का जो था शासक, तंजाउर के शासक को सेंट थोमे, आप देखो कि मद्रास के निकट एक सेंट थोमे है, उससे तंजाउर के शासक से सेंट थोमे को प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो यहां पे फ्रांसिस मार्टिन को आप देखोगे तो ये एक प्रकार से विस्तारवादी है, ये विस्तार करना चाहता है, तो इसने तंजाउर के शासक से सेंट थोमे को प्राप्त किया। और फिर आप देखोगे कि अगले ही साल फ्रांसीसियों ने डचों को पराजित कर दिया और जो गोलकुंडा का सुल्तान है उसको भी पराजित कर दिया। मतलब यहां पे फ्रांसिस मार्टिन लगातार अपना विस्तार चाह रहा है। उसने गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सेना को भी पराजित किया। तो यहीं पे फ्रेम करते चलें। आप देखिए कि हुआ क्या। आपने देखा कि 1669 में पूर्वी तट पर मुसलीपट्टनम में 1669 में पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई और इसके पहले की एक फैक्ट्री और थी। तो सूरत और मुसलीपट्टनम दोनों फैक्ट्रियों की जिम्मेदारी फ्रांसिस मार्टिन को दी गई। फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है।
फ्रांसिस मार्टिन को जब जिम्मेदारी दी गई तो फ्रांसिस मार्टिन ने, आप देखोगे तंजावुर के फ्रांसिस मार्टिन ने तंजावुर के शासक से सेंट थोमे, ये मद्रास के निकट था, सेंट थोमे को प्राप्त किया। ठीक है, सेंट थोमे को प्राप्त किया और इसी क्रम में आगे चलकर इसने डच और जो गोलकुंडा का शासक है, डच और गोलकुंडा के शासक को पराजित किया। ठीक है, इसने डचों और गोलकुंडा के सुल्तान को, पराजित किया। ठीक है, तो एक प्रकार से देखो कि विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक विस्तार की प्रक्रिया चल रही है, पराजित करता है और उसके बाद आप देखो कि धीरे धीरे एक पूरा, यहां पर जब पराजित करने के बाद एक मद्रास के निकट इसने जो है मुस्लिम सूबेदार, जो मुगलों का सूबेदार था शेर खान लोदी, यहां पर एक सूबेदार है शेर खान लोदी से मद्रास के निकट एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। इसने, फ्रांसिस मार्टिन ने, जो मुगल जो सूबेदार था उससे मद्रास के निकट एक छोटा सा गांव था उससे प्राप्त किया और वहीं मद्रास के निकट गांव जहां पर पांडिचेरी शहर की स्थापना, पांडिचेरी को स्थापित किया। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जहां पे पांडिचेरी, जो मद्रास के निकट का जो गांव था, वो शेर खान लोदी ने फ्रांसीसियों को दिया था। ठीक है, और जब यहीं पे इसी गांव को पांडिचेरी के रूप में आगे चलकर विकसित किया गया और 1701 में इसे जो है फ्रांसीसी बस्तियों का पूरा केंद्र बना दिया गया। 1701 तक आते आते ये जो पांडिचेरी है ये फ्रांसीसियों का केंद्र हो गया, क्योंकि यहां पर पूरी व्यवस्थाएं इनकी सुचारू रूप से चलती रही 1701 तक। और इसलिए फ्रांसिस मार्टिन को भारत में ये बोला जाता है कि जो फ्रांसीसी बस्तियां हैं उसका वास्तविक संस्थापक था। तो अगर कभी प्रश्न पूछे कि ये जो फ्रांसिस मार्टिन है, फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, तो ये इसलिए बोला जाता है कि इसने पूरा एक जो सीक्वेंस रखा, हर प्रकार से राज्य को, अपने जो फ्रांसीसी कंपनी को विस्तारित करने का ही प्रयास किया और इस प्रयास के फलस्वरूप फ्रांसिस मार्टिन को जो बोला जाता है कि ये वास्तविक संस्थापक था भारत में फ्रांसीसी कंपनी का। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे चल के आप देखोगे कि फ्रांसीसियों में को इन्हें बंगाल में भी जो सूबेदार था, जो मुगल सूबेदार था, उसने शाइस्ता खां उस समय था, उसने ये कहा कि आइए आप लोग, हम आपको बंगाल में भी कुछ स्थान देते हैं। तो ये भी एक मामला रहा कि बंगाल में भी अब फ्रांसीसियों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है शाइस्ता खां द्वारा कि आप लोग आइए बंगाल में यहाँ पर व्यापार करिए। देखिए ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि ये कंपनियां आएंगी, इससे व्यापार की बढ़ोतरी होगी, हमारे राज्य में समृद्धि होगी, तो इसलिए भी ये चीजें हो रही थी। तो यहां पर अब देखिए कि कैसे बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में शाइस्ता खां जो
जो मुगल सूबेदार है वो इनको कहता है कि आप लोग आइए और आपको यहाँ पे कुछ हम छूट यहाँ पर देंगे, ठीक है। और जब ये बात होती है तो 1690 से 92 के बीच में फ्रांसीसी कंपनी यहाँ आती है और एक नए स्थान, एक नए व्यापारिक केंद्र की स्थापना होती है बंगाल में, जिसे कहते हैं चंद्रनगर। 1690 से 92 में यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी आती है और चंद्रनगर को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करती है। ठीक है, चंद्रनगर को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करती है, ठीक। और इसके बाद आप देखोगे कि यहां पर पहले से ही डचों और इनके बीच में, जो फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष चला। तभी आपने ऊपर देखा कि डचों और यहाँ पर जो गोलकुंडा का सुल्तान था, इन दोनों की सेनाओं को फ्रांसीसियों ने पराजित किया था। और इधर फिर आपको दिखाई देगा कि डचों के और फ्रांसीसियों के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे और इसका प्रभाव भारत में भी पड़ने लगा। डचों के साथ इनका संघर्ष लगातार चलता रहा और पांडिचेरी में भी डचों ने, ठीक है, पांडिचेरी में आप देखोगे कि डचों ने 1693 में अपने अधिकार में ले लिया था पांडिचेरी को। मतलब फ्रांसीसियों को पांडिचेरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि संघर्ष की स्थितियां लगातार अपने व्यापारिक हितों को लेकर संघर्ष चल रहा था। इसीलिए 1693 में पांडिचेरी जो स्थान था जहां पे फ्रांसीसियों ने अपना एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था मद्रास के निकट, वो केंद्र जो है उनके हाथ से निकल गया था और 5 वर्षों तक डचों का पांडिचेरी पर अधिकार रहा था। बाद में चल के 1697 में एक संधि होती है यूरोप में, रिजविक की संधि। उसी रिजविक की संधि के द्वारा फिर से पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों को मिलता है, ठीक है। तो फ्रांसिस मार्टिन को पुनः पांडिचेरी भेजा जाता है कि आप जाओ उस क्षेत्र में, चूंकि इतने साल से 5 सालों से वो हमारे पास नहीं था, वहां पे फिर से उसको एक बेहतर स्थिति में लेकर आओ फ्रांसीसियों के लिए। तो जब वहां पे फ्रांसिस मार्टिन जाता है तो आधुनिक जो पांडिचेरी शहर आज आपको दिखाई देता है, उस आधुनिक शहर की स्थापना का पूरा प्रयास फ्रांसिस मार्टिन पुनः वहां करता है, ठीक है। तो ये चीज आप देखोगे कि कैसे कैसे यहां पे हुआ। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि पांडिचेरी को लेकर एक संघर्ष छिड़ा और संघर्ष में आप देखोगे कि पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों के हाथ से निकल गया। 1693 में पांडिचेरी पर डचों का अधिकार हो गया। डचों का अधिकार, ठीक है, और ये 5 वर्ष तक बना रहा। 5 वर्ष तक बना रहा। आप देखो कि इस पे 5 वर्ष तक इनका अधिकार बना रहा। और 1697 में एक यूरोप में संधि हुई, रिजविक की संधि, रिजविक। और रिजविक की संधि के तहत पुनः जो है पांडिचेरी फ्रांसीसियों को मिला। तो ये बात समझ लीजिए कि पुनः फ्रांसीसियों को मिला, और पुनः जब ये फ्रांसीसियों को मिला तब जाके फ्रांसिस मार्टिन को फिर से भेजा गया कि आप जाइए और वहां पर फिर से एक पुनः स्थापना करिए और अपने साम्राज्य के लिए या अपने जो व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित करिए, ठीक है। और आप देखोगे कि जब यहां पे फ्रांसिस मार्टिन पहुंचा पुनः, तो 1706 तक उसने इस पांडिचेरी को कलकत्ता से भी ज्यादा विकसित कर दिया था। मतलब 1706 तक फ्रांसिस मार्टिन ने इसे कलकत्ता से भी ज्यादा विकसित कर दिया। मतलब ये समझिए कि किस तरह से यहां पे काम कलकत्ता से भी ज्यादा विकसित कर दिया, ज्यादा विकसित हो गया ये शहर।
इस तरह के कार्य यहां पे किए गए। तो यहां पर यह बात समझना पड़ेगा। और आप देखोगे कि 1706 के बाद से फ्रांसीसियों की भारत में स्थिति जो है कमजोर पड़ी 1720 तक। क्या इतनी बात समझ में आ गई होगी? इतनी बात समझ में आ गई होगी तो हम आगे चलते हैं। तो 1706 तक आपने देखा कि जो पांडिचेरी है वो काफी विकसित हो गया कलकत्ता के समान, और 1706 से 1720 तक जो है 1720 तक आप देखोगे कि फ्रांसीसी जो है काफी निष्क्रिय रहे भारत में, काफी निष्क्रिय दिखाई दिए क्योंकि बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि आप देखोगे कि इनकी फ्रांसीसी जो इनकी फैक्ट्री थी सूरत में, मछलीपट्टनम में, उनका बहुत तेजी से विकास नहीं हो पा रहा था, वो निष्क्रिय चल रही थी। और वहाँ पे कोई व्यापारिक जो कार्य होते थे फैक्ट्रियों में वो भी नहीं हो पा रहे थे। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही थी कि आपको याद होगा कि जब फ्रांसीसी कंपनी बनी थी तो फ्रांसीसी कंपनी को वहाँ पे राजनीतिक आधार पर एक सरकार का पूरा नियंत्रण रखा गया था। तो फ्रांस की स्थितियों से संचालित होती थी फ्रांस की कंपनी। तो फ्रांस की पॉलिटिकल स्थिति उस समय ठीक नहीं चल रही थी, जिसका प्रभाव भारत पर भी फ्रांस की कंपनी पर पड़ा। इसलिए 1706 से 1720 तक का जो काल है वो भारत में एक निष्क्रिय काल माना जाता है फ्रांसीसियों के दृष्टिकोण से। ठीक है। और इस दौरान जो है यहां पर पांडिचेरी में कई गवर्नर भेजे गए और लगातार जो गवर्नर यहां पर भेजे जा रहे थे, लेकिन कोई भी गवर्नर बहुत ज्यादा सफल नहीं हो रहा था। लेकिन फिर से आप देखोगे कि 1720 से 1742 के बीच में कुछ ऐसे लोग आए फ्रांसीसी जिन्होंने फ्रांसीसियों को पुनः शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। अब देखो इसमें दो लोग हैं 1720 से 1742 के मध्य, एक 1720 से 1742 के मध्य ड्यूमा और लीनो। ड्यूमा और लीनो ये दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्होंने भारत में पुनः जो पांडिचेरी शक्ति, ये जो स्थान था पांडिचेरी, उसको फिर से फ्रांसीसियों का एक विकसित केंद्र के रूप में स्थापित करने लगे। और जो फ्रांसीसियों की शक्ति 1706 से 1720 तक निष्क्रिय हो चुकी थी, उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास किया इन्होंने, ड्यूमा और लीनो ने। ठीक है। और आगे चल के इन्होंने एक विकास किया और धीरे धीरे 1721 तक जाते जाते मॉरिशस पर, और 1724 में आप देखोगे कि मालाबार जो समूह था वहां पर माहे पर अधिकार कर लिया। मतलब मॉरिशस पे भी अधिकार इनका हो गया और आगे चलकर माहे, मालाबार पर माहे। तो इनके आने से आपने देखा कि मॉरिशस, ठीक है, ये देखो 1721 में मॉरिशस, 1721 में मॉरिशस और उसके बाद माहे। 1721 में मॉरिशस और माहे, ये जो है मालाबार। तो 1724 में मालाबार, 1724 में मालाबार पे इनका अधिकार हो गया। तो धीरे धीरे इनके समय तक आते आते एक विस्तार आपको दिखाई देने लगा कि कैसे विस्तार हो रहा है। ठीक है, अधिकार होने लगा। और अब धीरे धीरे इनका विस्तार इसी क्रम में 1739 में इन्होंने कराईकल पे भी अधिकार कर लिया। कराईकल पर अधिकार कर लिया और वहां पर भी कंपनियां खोली। तो 1739 में कराईकल, ठीक है, कराईकल पे यहां पे 1739 में कराईकल पे भी अधिकार कर लिया। कराईकल पे भी अधिकार कर लिया। कराईकल पे अधिकार कर लिया तो आपको ये चीज संकेत मिल रहे होंगे कि अब फ्रांसीसी जो हैं धीरे 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 पुनः इनके जो कंपनी है उसको गति मिलती जा रही है। ठीक है। और 1742 के बाद से फ्रांसीसियों की नीति में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई होगी, ऐसा उम्मीद करता हूं।
और अब आगे चलते हैं कि 1742 में क्या हुआ। 1742 में आप देखोगे कि इनकी जो इनकी गतिविधियां हैं भारत में वो काफी बदलने लगी। 1742 तक आते आते 1742 तक आते आते फ्रांसीसियों की नीतियों में एक आमूलचूल परिवर्तन आता है। क्या आता है? इन्होंने अब ये कहा कि हम भारत में साम्राज्य का विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? भारत में साम्राज्य का विस्तार करेंगे। बहुत व्यापार कर लिया और बहुत कंपनी स्थापित कर ली, लेकिन कोई बहुत विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। तो अब हमें साम्राज्य का विस्तार करना पड़ेगा और इससे भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष का जो बीजारोपण हो गया। तो यहां पर आप देखोगे कि क्या किया, 1742 में नीति बनाई कि साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार। और साम्राज्य का विस्तार का मतलब ये था कि अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष अनिवार्य होगा, क्योंकि अंग्रेज भी स्थापित हो रहे थे, तो इनके और इनके बीच में संघर्ष जो होना अनिवार्य हो गया। ठीक है। और इसी क्रम में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के संघर्ष शुरू होते हैं। अब हम बात करते हैं अंग्रेज फ्रांसीसियों का संघर्ष कैसे कैसे हुआ। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? फ्रांसीसी कंपनी के बारे में जो कुछ बातें मैंने बताई आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम चलते हैं कि कैसे क्या हुआ, कि इनके संघर्ष कैसे अंग्रेजों से शुरू हुए। देखो, भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष के पीछे सबसे बड़ा कारण था जो पहला जो इनके बीच युद्ध लड़ा गया, उसमें ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का मामला चल रहा था और उसी से भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने आ गए। और इसके बाद आप देखोगे कि जो पांडिचेरी था वो मुख्यालय किसका था? फ्रांसीसियों का। और आप देखोगे कि मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत, चंद्रनगर, ये सारे स्थान भी फ्रांसीसियों के ही थे। तो यहां पर उप कार्यालय थे। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो अंग्रेज हैं वो भी बहुत सारे स्थानों पर आपको दिखाई देंगे और लगभग उनकी बस्तियां मद्रास में भी थी, बंबई में थी, कलकत्ता में थी और अनेक जगह उनके उप कार्यालय भी स्थापित हो चुके थे। अब अंग्रेजों और इनके मध्य जो है कर्नाटक से एक संघर्ष शुरू हुआ जिसको कहते हैं कर्नाटक युद्ध। ठीक है। तो क्या बात समझ में आई कि क्यों संघर्ष हो रहा था? संघर्ष के पीछे एक कारण यह था कि साम्राज्य का विस्तार, और दूसरा कारण यह है कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला। तीसरा कारण यह है कि ये दोनों कंपनियां जो हैं आपस में एक दूसरे के क्षेत्र इनके स्थापित होते जा रहे थे, इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। जब दो शक्तियों का प्रभाव कभी भी बढ़ेगा तो संघर्ष अनिवार्य होता है। तो संघर्ष इसलिए हुआ। तो आइए हम बात करते हैं कि पहला जो कर्नाटक युद्ध था वो कब हुआ और उसमें क्या हुआ। ठीक है। पहला कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य। क्या मामला था इसमें? अब बात करते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या मामला था। यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल, अभी तक थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी तो आपके दिमाग में फिर भी कुछ बातें गई होंगी। अब यहां से समझिए कि क्यों युद्ध हुआ, ये अभी मैंने बताया। अधिकारों का एक संघर्ष चल रहा था, इसलिए युद्ध शुरू हो गया। यहां पर देखो कि कर्नाटक उस समय जो हिस्सा था वो हैदराबाद के अंतर्गत आता था। जो हैदराबाद राज्य था उसके अंतर्गत आता था कर्नाटक। और अंग्रेजों